तो कैसे हो मेरे 8 मार्च 2025 क्लास 12 समाज शास्त्र के योद्धाओं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आया हूँ। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 8 मार्च 2025 को समाज शास्त्र का पेपर देने वाले, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा पेपर है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि इससे आपके इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, और उस सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 समाज शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। पेपर कोड यहाँ पर देखिए 362 JA पेपर कोड है और ये पूरा 100% आपके 8 मार्च के पेपर में छपने वाला है। इस पेपर के सभी बताए गए क्वेश्चन आपका पूरा 100% छपेगा आपके 8 मार्च के पेपर में। तो जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले 8 मार्च को समाज शास्त्र का, इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन को, वो चाहे स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय हो, बहुविकल्पीय हो या आपका लघु उत्तरीय हो, सभी का मैं आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ पूर्णतया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, समाज शास्त्र का पेपर है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है आपके समाज शास्त्र का। समय आपको जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 15 मिनट जो है पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। पहला पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जो प्रश्न इस पेपर में दिया हुआ है वो अनिवार्य है और इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हैं उसके जो अंक होते हैं कि 1 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का, वो दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका शब्द सीमा 50 शब्द है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, निर्देश में ये बताया जाता है कि आपको कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में देना है, कितने इसका आंसर कितने शब्दों में कॉपी में लिखना रहेगा। ठीक है, तो टोटल जो है आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न कि भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है। तो भारतीय परिवार का जो परंपरागत स्वरूप है, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा संयुक्त परिवार, यानी पहले क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व महिला दिवस। देखिए विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं बात करूं स्टूडेंट, जो विश्व महिला दिवस है ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यानी हर साल आपकी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न वाला हमारा वीडियो देखते होंगे, तो मैं जितने भी इस पेपर में प्रश्न को बता रहा हूँ उसका उत्तर आपको ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, आपको आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है आपका एस्से ऑन पॉपुलेशन, पुस्तक के लेखक कौन है। ऐसे यानी एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्या सोरोकीर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। मार्क्स हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। बेबर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। बचते कौन है? माल्थस हो जाएंगे, यानी थॉमस रॉबर्ट माल्थस हो जाएंगे एस्से ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक, यानी तीसरे का ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय का, और इस पेपर का मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट 100% आपका पूरा पेपर आएगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है स्टूडेंट, ये दिया है M.N. श्रीनिवास, यानी 4 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम जो हो जाएगा जो है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, इनका पूरा नाम है। पांचवा क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय का, स्क्रीन पर देखिए कि किसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक अवधारणाओं के माध्यम से की है, ये बता रहा है आपको। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पितरिब हो जाएगी या पिटरिब सोरोकीर हो जाएंगे राइट आंसर, यानी 5 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें से आपका उद्योग एवं व्यापार हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 6 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय का कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र में यानी राष्ट्र निर्माण में बाधक है। तो इनमें से मैं करेक्ट आंसर आपको बताता चलूँगा। इनमें से जातिवाद हो जाएगा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये सब क्या है स्टूडेंट, ये जाति यानी राष्ट्र के निर्माण में बाधक तत्व है।
ठीक है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखिए, जाति एक बद्ध वर्ग है, ये किसने कहा है? यानी ये जो कथन दिया है बेसिकली कि जाति एक बद्ध वर्ग है, ये किसने दिया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा ए वाला D.N. मजूमदार, यानी मजूमदार और मदान हो जाएगी इसकी राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? यानी ग्राम प्रधान हो जाता है, जिसको हम सरपंच भी कहते थे पहले। ठीक है, तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ए ग्राम प्रधान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और मैं अपने स्टूडेंट चैनल पर, जो हमारा शिवम स्टडी नॉलेज चैनल है, इस पर मैं स्टूडेंट रेगुलर हर एक सब्जेक्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। जो हमारे आर्ट के विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के, मैं पूर्ण रूप से उनकी तैयारी कराता हूँ इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, नहीं तो आप क्या है, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भैया मैं मिलूँ कि ना मिलूँ आप लोग को। ठीक है, सब्सक्राइब कर रहे हो तो मिलता रहूँगा स्टूडेंट, और आपके जो सवाल है, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और आपकी तैयारी जो बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊँगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा है? तो जो संस्कृति है पर्यावरण का जो मानव निर्मित भाग है, ये जो बेसिकली कहा है भैया, ये हर्ष, यहाँ पे देखिए हर्ष कोविटस ने कहा है। ठीक है, यानी 10 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए। जो हमारा न्यू पैटर्न पर पेपर है कि भैया 2025 के पेपर में क्या आने वाला है, तो वो ज़रूर देखिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो स्टूडेंट, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10 प्रश्न पूछा जाता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिससे कि आपका समाजशास्त्र में 30 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। और शुरू में आपको मैंने बता दिया था कि इस पेपर का मैं सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ, तो आपको ये भी नहीं टेंशन रहेगा कि इसका आंसर कहाँ पर ढूंढूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं? नातेदारी से आप क्या समझते हैं, तो उसका उत्तर देखिए, नातेदारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर, देखिए प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, और आप लोगों ने निर्देश में ही देख लिया था कि 25 शब्दों में आपको इसका लिखना होता है, यानी मैक्सिमम जो हो जाए 30 या 35 शब्द हो जाए, लेकिन मिनिमम में आपको बताऊँ, मिनिमम से नहीं, एक प्रकार से 25 शब्दों में लिखना है, बस इतना आप जान जाइए। 3 लाइनों में कॉपी में लिखना रहेगा। आपको नहीं समझ में आता कि समाजशास्त्र का कॉपी कैसे लिखें, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आप वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, पूरी कॉपी लिखकर मैंने बताई हुई है उस वीडियो में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए इस पेपर का, सामाजिक परिवर्तन क्या है? इसका परिभाषा आपको देना है बेसिकली कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। इसका उत्तर देखिए, सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को, यहाँ पर देखिए, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका भी आंसर दे दिया है। आप लोग वीडियो रोक कर भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, यहाँ पर पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, और हमें बताना है कि पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण क्या है। 3 नंबर दे दिया जाएगा, एक कारण पर 1 नंबर। उत्तर देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित है, यानी पॉइंट के थ्रू। सबसे पहला है पर्यावरण को संरक्षित करना, यानी सुरक्षित करना। दूसरा है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना, यानी भैया पर्यावरण प्रदूषण ना हो, जिससे कि एनवायरनमेंट पर हानि ना हो। ठीक है, तीसरा है वृक्षों को अवैध काटान व वृक्षों का संरक्षण करना, यानी जो वृक्षों को भैया काट देते हैं अवैध तरीके से, इस पर रोक लगाना, और वृक्षों पर यानी पेड़ पौधे पर पानी देना, और वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। तो ये पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की जनजाति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसका उत्तर देखिए, गिलिन के अनुसार, देखिए गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि स्थानीय, एक ये स्टूडेंट याद रखिए, एक समाजशास्त्री अपने अनुसार ये परिभाषा दे रहे हैं, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। देखिए, स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो, इसी को भैया जनजाति कहते हैं। इसका भी परिभाषा दे दिया है। 15 नंबर प्रश्न देखिए अति लघु उत्तरीय का ही, कि
लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट बीबीआई है, याद रखिए, क्योंकि भैया ऐसे तो मैं पेपर बनाऊंगा नहीं, ये सभी क्वेश्चंस चुनिंदा है जो पिछले कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं ये पेपर को लेकर आता हूँ। और आप लोगों के लिए मैं तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से दिन रात एक करके तैयारी करा रहा हूँ, ताकि आपका पेपर जो है हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा तरीके से जाए। आप लोग भी मेहनत कीजिए। इसका उत्तर देखिए, लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है, ये लोग निश्चित भूभाग पर कार्य करते हैं। दूसरा है, इनका जीवन सामान्य होता है। और तीसरा है, ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। यानी आत्मनिर्भर यानी खुद से भैया कार्य करते हैं, यानी किसी दूसरे से ना कराकर। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, उदारीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण में धीरे धीरे, यहाँ पे देखिए शिथिलीकरण, यहाँ पे देखिए शिथिलीकरण और अंततः उसकी संपत्ति, यहाँ पे देखिए संपत्ति समाप्ति, उसकी समाप्ति से है। दूसरे शब्दों में उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था के कार्यकाल में बाजार की भूमिका की पुनः स्थापना और सरकार के हस्तक्षेप का निषेध है। ठीक है, इसी को उदारीकरण कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट। जनजाति की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सबसे पहला है, जनजाति के सभी सदस्य आपस में यहाँ पे देखिए नातेदारी तो नहीं होते, देखिए नातेदार तो नहीं होते, अपितु प्रत्येक भारतीय जनजाति में नातेदारी प्रथा एक सशक्त संगठनात्मक, नियंत्रणात्मक और एकात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियाशील रहती है। दूसरा है, जनजातियाँ अंतर्विवाही होती है और यहाँ पे देखिए और कुलों एवं उपकुलों में बटी रहती है। कुल स्वजन समूह होने के नाते बहुविवाही होते हैं। तो ये जनजातीय समुदाय की विशेषताएं बता दी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, इसका परिभाषा दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। बिपिन चंद्र के अनुसार, ठीक है, बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता मौलिक रूप से सबसे बड़े ऊपर, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर, या यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता मौलिक रूप से सबसे ऊपर एक विचारधारा है जिसके सांप्रदायिक दंगे और अन्य रूपों में सांप्रदायिक हिंसा परिणाम है। सांप्रदायिक विचारधारा तो बिना हिंसा के भी अस्तित्व बनाए रख सकती है, परंतु सांप्रदायिक हिंसा बिना सांप्रदायिक विचारधारा के नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, परिभाषा बेसिकली पूछा गया था, इसका भी मैंने आंसर आपको बता दिया है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, ग्राम पंचायत के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना। दूसरा है, शुल्क यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। तीसरा है, सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का 3 कार्य है जो कि यहाँ पर बताया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि आखिरी क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र के अति लघु उत्तरीय। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हुंडी से क्या आशय है। ये आखिरी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का समाजशास्त्र का। हुंडी से क्या आशय है, परिभाषा पूछा गया है, इसका उत्तर देखिए। हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। इसे व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में उपयोग करते थे। हुंडी को देश के प्रत्येक कोने में स्वीकार किया जाता था, क्योंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में होता था। ठीक है, हुंडी एक प्रकार जैसे कि पैसा होता है ना, डॉलर। अब इस समय में जैसे मैं दूसरे देश में व्यापार करना होता है तो डॉलर का प्रयोग करते हैं, पहले की व्यापारी का है हुंडी का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल 6 क्वेश्चन समाजशास्त्र में होता है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है 6 नंबर का होता है, यानी एक प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे समाजशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न का, तब जाकर आपको 6 नंबर दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो छक्काओं का 36 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इसका भी मैं आंसर आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप लोग स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी जो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़े होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि मैं कितना मेहनत करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और एक प्रकार से अच्छे मार्क्स लेकर आइए। पास तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन अच्छे परसेंट से, अच्छे मार्क्स से जो पास होगा वही एक प्रकार से पढ़ने वाला बच्चा था।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जनजातीय आंदोलन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, भारत में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख परिणामों की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। सबसे पहला है जनजातीय पहचान के प्रति जागरूकता में वृद्धि। दूसरा है जनजातियों में अपनी समस्याओं के प्रति चेतना में वृद्धि। तीसरा है संरचनात्मक भेदभाव का उदय। चौथा है राज्यों में कल्याण विभागों की स्थापना। ठीक है। और पांचवा देखिए यहाँ पर जनजातीय कल्याण कार्यक्रम। 6 है आपका जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम। और उसके बाद 7वां जनजातियों के यहाँ पे देखिए जनजातियों के गैर जनजातीय लोगों से संपर्क में वृद्धि। ठीक है। तो ये एक प्रकार से कुछ थे 7 पॉइंट थे जो कि भारत में जनजातीय के परिणामों को बताते हैं। ठीक है। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 50 शब्दों में इसका आंसर हमें देना होता है। समाज शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ, 50 शब्दों में आपको आंसर देना है लघु उत्तरीय के एक प्रश्न का उत्तर के लिए। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार से है। इसका आंसर आप लोग स्टूडेंट क्या है लिखना चाहते हैं कॉपी में तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बुक में जो होता है इसका आंसर बहुत बड़े में दिया होता है। ठीक है। तो इतना बड़े में तो लिखना होता नहीं है, 50 शब्दों में लिखना है। हमें और भी क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना होता है ना पेपर में, आप लोग ही खुद सोचिए। तो जितना पूछा गया 50 शब्द से आप 10 शब्द ऊपर लिख दीजिए, ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ में दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न करना है। ठीक है। कॉपी वाला वीडियो देख लोगे तो आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन को लिख कर याद कर लीजिए। ठीक है। वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। तो भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार से है। सबसे पहला है परिवार के आकार में परिवर्तन। देखिए वर्तमान में पारिवारिक सदस्यों की संख्या सीमित हो जाती है। दूसरा है पारिवारिक कार्यों के अपरिहार्यता में परिवर्तन। प्राचीन समय में परिवार सुरक्षा, सहयोग और शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, परंतु आज कई संस्थाओं के निर्माण हो जाने के कारण परिवार अपनी दृढ़ता और स्वरूप को कायम रख पाने में असफल हुआ है। ठीक है। उसके बाद में देखिए तीसरा पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन। वर्तमान शिक्षा और सामाजिक चेतना ने स्त्रियों को जागरूक बनाया है। चौथा है वैवाहिक और यौन संबंधों में परिवर्तन। वर्तमान संदर्भ में विवाह और यौन संबंधों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। पांचवा है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि में स्त्रियों की स्थिति में सुधार। वर्तमान समय में स्त्रियों को पहले की तरह यहाँ पर देखिए 4 दीवारी में कैद करके नहीं रखा जा सकता है या रखा जाता है। ठीक है। पहले के क्या है 4 दीवारी के अंदर ही महिलाएं रहती थी। ठीक है। उनमें समाज में एक प्रकार से हक नहीं मिलता था बोलने को और पढ़ने को। ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने को। ठीक है। अपने बात को रखने को। ठीक है। लेकिन अब तो सारी चीज़ें हो गई है, आप लोग जानते ही है। तो ये 22 नंबर जो क्वेश्चन था इसका भी मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपायों को सुझाव दीजिए। ठीक है। दहेज प्रथा का जो उन्मूलन हुआ एक प्रकार से जो अंत हुआ या ठीक है ये एक प्रकार से इसका सुझाव दीजिए, किस तरह से देना है आपको। तो इसका उत्तर देखिए दहेज प्रथा को रोकने के सुझाव का उपाय इस प्रकार से, यानी रोकने के लिए बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। तो देखिए इसमें पॉइंट के थ्रू बताया गया और कॉपी में भी भैया आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं कि भैया जो बताया गया वैसे ही लिखते जाइए। ठीक है। आपको टॉपर की तरह कॉपी लिखना पड़ेगा। देखिए पहला पॉइंट है दहेज प्रथा के विरुद्ध समाज में व्यापक जागरूकता लाई जानी चाहिए। ये कार्य पंचायतों के द्वारा समय समय पर गांव सभा बैठकों आयोजित यहाँ पर देखिए बैठकें आयोजित करके किया जा सकता है। प्रेम विवाह या यहाँ पर देखिए अंतरजातीय विवाहों के माध्यम से भी यहाँ पर देखिए दहेज यहाँ पर हो जाएगा, दहेज हो गया है, दहेज समझ लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है। दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है दहेज प्रथा को नियंत्रित करने व दहेज दोषियों को दंडित करने के संबंध में कठोर कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। और दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज में जनमत संग्रह कराना चाहिए और दहेज लेने देने वाले को सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। दहेज प्रथा को रोकने के लिए वर कन्या को स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन साथी का फैसला लेना चाहिए। तो एक प्रकार से कितने 3, 2, 5 पॉइंट बताए गए हैं जो कि आप लिख देंगे दहेज प्रथा के एक प्रकार से रोकने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं 5 पॉइंटों में, तो 6 नंबर एग्जामिनर दे देगा।
ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो तैयार कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए, सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 3 आपको नंबर दिया जाएगा सामाजिक परिवर्तन के दो सिद्धांतों के बारे में बताने के लिए, यानी एक नंबर एक सिद्धांत की बताने के लिए और दूसरा नंबर जो है 3 नंबर, क्योंकि तो तीन एक प्रकार से देखा जाए 3 नंबर दिया गया, तो 2 सिद्धांत है तो एक में 3 नंबर फिर एक में 3 नंबर, ठीक है, ऐसे ही दिया जाता है, समझ लीजिएगा। गले में थोड़े प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया 2-3 दिन में मुझे बहुत जुकाम होता है। मैंने डॉक्टर भी कंसल्ट किया तो वो बताते हैं कि ऐसे ही होता है, ठीक भी हो सकता है, क्योंकि इस समय आप जानते हैं सर्दी का मौसम चल रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा यदि कोई भी वो हो जाती है आवाज़ों में, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के दो सिद्धांत निम्नलिखित हैं, पॉइंट के थ्रू। सबसे पहला है रेखीय या उद्विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरलता से जटिलता की और कुछ निश्चित स्तरों से भी, यहाँ पे देखिए स्तरों में भी गुजर कर होता है। ये सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जिसमें परिवर्तन की दिशा सदैव ही ऊपर की ओर होती है, ठीक है। दूसरा देखिए चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक या देखिए स्पेगलर, पेरेटो या देखिए पेरेटो या टाइडबी और शोरोकिन है, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को चक्र की भांति मानते हैं और उनका मत है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है, ठीक है। तो ये पूरा बताया गया सामाजिक परिवर्तन के दो सिद्धांत, वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। नगरीकरण में अनेक जो कि सामाजिक परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नगरीकरण के परिणाम स्वरूप लोगों को नगरीकरण के परिणाम स्वरूप लोगों में व्यक्तिवादिता की वृद्धि हुई है। दूसरा है ग्रामीण लोग शहर की व्यवसायों, शिक्षा, रोजगार आदि के अच्छे अवसर देखकर नगरों की ओर आकर्षित होने लगे हैं, ठीक है। नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज के मनोरंजन के साधन परिवर्तित हो गए हैं। नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में यातायात तथा संचार के साधन अत्यधिक विकसित हुए हैं। नगरीकरण द्वितीयक समितियों का विकास संभव हुआ है। नगरीकरण समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, साथ ही साथ व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र में विकास होता है, जो भारत में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है स्टूडेंट जो कि सामाजिक परिवर्तन यानी एक प्रकार से नगरीकरण के सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्रामीण का भी हो सकता है, तो क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि नगर में क्या है उद्योग एवं व्यापार चलता है, वैसे गांव में यानी जो है ग्रामीण इलाकों में कृषि चलता है, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय होता है। ग्रामीण इलाकों शहर के इलाकों में कई सारे अन्य धर्मों और समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ना, और उनका अलग अलग कार्य होता है, कोई भैया नाई है, कोई एक प्रकार से बिजनेसमैन है, कोई अपना शॉप खोले, कोई भी, ठीक है, ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप पूर्वग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच में कैसे भेद करेंगे इसके बारे में बताना भैया, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए पूर्वग्रह से आशय पूर्व निर्णय से है, अर्थात वो धारणा है जो विषय को बिना जाने और बिना उसके तथ्यों को जांचे आरंभ में ही बना ली जाती है। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के विषय में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को पूर्वग्रह कहा जाता है। इसके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक उपनिवेश रहा है, अनेक रूढ़िबद्ध विचार उपनिवेशकों की देन है। जैसे कुछ समुदायों को वीर प्रजाति, कुछ को या पे देखिए कायर या पुरुषहीन तथा कुछ को दगाबाज समुदाय की संज्ञा दी गई है। तो जो आपका स्टूडेंट ये क्वेश्चन था 26 नंबर, इसका आंसर यहाँ पर दे दिया है। आप लोग क्या वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। समाज शास्त्र का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको अभी से तैयार कर लेना है। पेपर में केवल आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, जिसके लिए एक प्रश्न पर आपको 8 नंबर
दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जाति से आप क्या समझते हैं, जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि सांप्रदायवाद क्या है भारत में, इसके कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो टोटल आपको क्या है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से केवल एक ही क्वेश्चन को करना होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध लिखिए, अथवा करके दिया हुआ है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समाजों में इससे उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से भी केवल एक ही प्रश्नों को आपको पेपर में करना रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रमुख महिला आंदोलनों की व्याख्या कीजिए, सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके एक और दिया हुआ है कि भारत में दहेज प्रथा के क्या कारण है, भारतीय समाज पर इसके प्रभाव बताइए और इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर स्टूडेंट में बात करूँ तो टोटल 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है और आपको यहाँ पर केवल 3 ही प्रश्नों को करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप मेरी बात मानिए स्टूडेंट, तो क्योंकि पेपर में आपको 3 ही करना है, आप यहाँ पर 6 प्रश्नों को जो प्रश्न आपका दिया हुआ है ये दीर्घ उत्तरीय का, ये अभी से आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपको इन सभी का आंसर मिल जाएगा और आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा मैंने कुछ का आंसर अपने चैनल पर दिया भी हुआ है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिया जो कि इस पेपर का था, और मैंने लघु और अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय का सोल्यूशन भी आपको दिया है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर कर लीजिएगा। वायरल पेपर है, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।